नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से भी डिस्कस किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं उनको एज पर पैटर्न ही हम डिस्कस करते हैं, जो HPRC और पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न जो है वो रहता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इन अप्रैल 2026। तो बोलते हैं कि हाल ही में नीति आयोग के जो नए वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो जो है वो किसको बनाया गया है। बोलते हैं ये अप्रैल 2026 में जो है वो बनाए गए हैं। तो अभी देखिए नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग के जो है वो नए वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ये डॉक्टर अशोक कुमार लहरी को बनाया गया है। डॉक्टर अशोक कुमार लहरी, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से जो है वो जान लेते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार लहरी जो बने हैं इन्होंने स्थान लिया है सुमन के बैरी का। सुमन के बैरी इससे पहले जो है नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन जो था वो हुआ करते थे। अगर नीति आयोग की हम बात करते हैं तो नीति आयोग का पूरा नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फिर पता होना चाहिए कि नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं। सबसे पहले तो नीति आयोग की बात करते हैं हम, नीति आयोग का पूरा नाम जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर NITI जो है वो आता है। नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना जो है वो की गई 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग से पहले एक प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन को जो था वो नीति आयोग के द्वारा जो था वो रिप्लेस जो था वो किया गया था। नीति आयोग के CEO की बात कर रहे थे तो CEO है इसके श्री BVR सुब्रमण्यम, ये इसके CEO जो है वो है। अगर हम नीति आयोग के जो है वो चेयरपर्सन की बात करते हैं कि इसके चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन जो है वो इसके कौन होते हैं, तो चेयरमैन इसके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग जो है वो है। ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पर एक और नाम दिया गया है दिनेश त्रिवेदी। यहाँ पर जो दिनेश त्रिवेदी नाम दिया गया है वो नाम क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहाँ पर वो GK पॉइंट ऑफ व्यू में रिलेट करेगा। देखिए दिनेश त्रिवेदी का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिनेश त्रिवेदी जो है वो बनाए गए हैं इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। तो इंडियन हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश दिनेश त्रिवेदी को अभी अप्रैल 2026 में जो है वो बनाया गया है। नीति आयोग की स्थापना का पता आपको होना चाहिए कि इसकी स्थापना जो है वो कौन से ईयर में हुई थी, 2015 में हुई थी। वो हमने बात कर ली। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, जो वाइस चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं, CEO इसके कौन है, ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द 6th एशियन बीच गेम्स आर बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं 6th नंबर की एशियन बीच गेम्स जो है वो हो रही हैं। एशियन बीच गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं एशियन बीच गेम्स जो है ये कहाँ पर जो है वो हो रही है। अब देखिए कौन सी सिटी में ये हो रही है, तो आपने सान्या सिटी ध्यान रखना, सान्या चाइना में ये हो रही है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी ये एशियन बीच गेम्स जो है वो चली हुई हैं। 26 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी, 30 अप्रैल तक जो है ये चलेंगी और जैसे ही इसकी मेडल टैली या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बोलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अभी तक आप ध्यान रख सकते हैं। तो एशियन बीच गेम्स में जो है वो क्या हुआ है, एशियन बीच गेम्स में जो है वो इंडिया के द्वारा, खासकर जो इंडिया की जो है वो कबड्डी की टीम है उसके द्वारा गोल्ड और सिल्वर मेडल जो है वो एशियन बीच गेम्स में जो है वो जीता गया है। एक आपने ये ध्यान रखना है। बाकी एक जब ओवरऑल जब गेम्स हो जाएंगी, कंक्लूजन जब आएगा तब भी हम डिस्कस करेंगे इन एशियन बीच गेम्स के बारे में। साथ में ही अब आप बीच गेम्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है वो कहाँ पर हुई थी। 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में हुई और ये जो है वो दादर नगर हवेली और दमन दीव में जो है वो हुई। ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो 2026 में 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। अच्छा, 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है वो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है वो कौन से स्टेट ने जो है वो टॉप किया था। तो कर्नाटक के द्वारा टॉप किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि कर्नाटक ने जो है वो 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो है वो टॉप किया था। तो ये बेसिक से क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं अक्सर एग्जाम में।
कोई भी ऐसा क्वेश्चन बने तो क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्मड इन लद्दाख। तो बोलते हैं कि लद्दाख में अभी कितने नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाए गए हैं। अब देखिए लद्दाख की बात यहाँ पर जो है वो चली हुई है। लद्दाख के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले ध्यान रखना कि पहले जम्मू कश्मीर का ये पार्ट हुआ करता था लद्दाख। अब लद्दाख को एक अलग से स्टेटस दे दिया गया है यूनियन टेरिटरी का। यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जो है वो इसको दे दिया गया है। कौन से ईयर की बात रही या फिर कब की ये बात रही, तो 2019 की 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो लद्दाख बना, जो लद्दाख यूटी बना मतलब, ठीक है। ये 31 अक्टूबर 2019 की ये बात है जब लद्दाख जो है वो बना। अगर हम लद्दाख के प्रेजेंट टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं तो विनय कुमार सक्सेना इसके जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लद्दाख के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो विनय कुमार सक्सेना इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इससे पहले कविंद्र गुप्ता जो है वो हुआ करते थे और कविंद्र गुप्ता को जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। ये आप अच्छी तरह से जो है वो जानते हैं। हमने बहुत बार ये पढ़ा है कि लद्दाख के जो गवर्नर है तो हुआ करते थे पहले कविंद्र गुप्ता, अब वो हिमाचल के गवर्नर जो है वो बने हैं। गिरिराज पत्रिका में भी मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। अच्छा, अब लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए ये बात यहाँ पर चली हुई है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो 5 नए जिले बनाए गए हैं। इसी के साथ लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब हो गए, टोटल यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गए। ये आपने ध्यान रखना है कि टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो गए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नए बनाए गए हैं, तो 5 जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं उनमें से एक नुब्रा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, एक जो है वो शाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है, एक द्रास ये भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, झांसकर जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, झांसकर को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, और एक जो है चांगस्थांग जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि चांगस्थांग को भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में बने हैं। 2 पहले हुआ करते थे और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अब कितने हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 7 जो है वो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो गए हैं। अच्छा, ये जो 2 पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे इनके क्या नाम है वो भी बता देता हूँ आपको। तो पहले एक तो कारगिल जिला हुआ करता था, एक लेह जिला जो था वो हुआ करता था। अब 5 और नए जुड़ गए तो 7 नए डिस्ट्रिक्ट जो है वो लद्दाख में जो है वो हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान्स टू शिफ्ट 50% ऑफ गवर्नमेंट सर्विस ऑन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इन 2 ईयर्स। तो बोलते हैं कि अभी निम्नलिखित में से किस देश ने 2 सालों के भीतर 50% सरकारी सेवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्थानांतरित करने की योजना जो है वो बनाई है। अब देखिए क्या टाइम आ गया, अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि 50% जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, एक तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज का मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो वो जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स को भी जो है वो ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि किसने जो है वो अभी ये अनाउंस जो है वो किया है या फिर किसने अभी एक इस तरह का प्लान जो है वो बनाया है। तो ऐसा प्लान लेकर आ रहा है यूएई, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूएई एक ऐसा प्लान लेकर आ रहा है जो अगले 2 सालों में 50% सरकारी सेवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो रिप्लेस कर देगा, या फिर यूं समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उन काम को जो है वो करेगी। ठीक है जी, तो ये बात है यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है ये बात है। यूएई की बात आगे भी जो है वो भी आएगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2026। तो बोलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो होस्ट जो है वो करेगी। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप की यहाँ पर बात की जा रही है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये जॉइंटली जो है वो होस्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, कनाडा के द्वारा और मेक्सिको के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिए, ये पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाई कोर्ट जैसे एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। अभी तक का सिनेरियो देखेंगे, अभी देखिए ये जून जुलाई में हो जाएंगे, ये जो फीफा वर्ल्ड कप के मैच होंगे ये जून जुलाई में जो है वो हो जाएंगे। तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मेक्सिको इसको जॉइंटली जो है वो होस्ट करेंगे, ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं कि इससे पहले भी क्या कभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। तो 2022 में भी फीफा वर्ल्ड कप जो है वो हुआ है, उस टाइम कतर के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया था। 2022 में कतर ने इसको होस्ट किया था। अभी 2026 में हो रहा है, 2026 के बाद 2030 में भी जो है ये होगा। 2030 में इसको कौन होस्ट करेगा, 2030 में इसको जॉइंटली मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा। ये 2030
सा आपने नोट करना है कि 2030 में इसको कौन जो है वो होस्ट करेगा। 2030 के बाद फिर से क्या ये होस्ट होगा कभी, या फिर कौन इसको होस्ट करेगा। 2034 में इसको जो है वो सऊदी अरबिया जो है वो होस्ट करेगा। 2034 में इसको सऊदी अरबिया जो है वो इसको होस्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जब बात हो ही रही है फीफा वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओलंपिक गेम्स भी जो है वो होंगी, और ओलंपिक गेम्स होंगी 2028 में। 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजलिस जो है वो होस्ट जो है वो करेगा। कौन सा? लॉस एंजलिस जो है वो 2028 के होस्ट करेगा। इससे पहले 2024 में ओलंपिक जो था वो पेरिस में हुए थे, 2022 में हुए थे उससे पहले तो वो टोक्यो में जो था वो हुए थे। ठीक है जी, तो इतना यहाँ पर आपको जो है ध्यान रखना है फीफा के साथ साथ ओलंपिक्स के बारे में भी। ठीक है, ये तो एक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश की गई। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे ना ऊपर अभी कि यूएई जो है ना, यूएई में क्या है, यूएई में जो है वो 50% गवर्नमेंट सर्विसेज को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, या फिर अब वो काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है वो करने लग जाएगा, ऐसा प्लान बनाया जा रहा है। ये यूएई की बात ही नहीं है, इंडिया भी ऐसे ही काम कर रहा है और बहुत सारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। अगर आप तैयारी पटवारी के लिए कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक तो एज का भी आपको पता है कि एज भी मैटर करती है अब, क्योंकि पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी ऐसे एग्जाम हैं कि 4-4, 5-5 सालों के बाद जो है वो आते हैं। अभी ये एग्जाम आए हैं और हमने टेस्ट सीरीज की स्लॉट 4 ऐसी स्लॉट रखी है कि इसमें ये दोनों एग्जाम एक साथ जो है वो आपके कवर हो जाएंगे, मतलब इन दोनों एग्जाम्स को जो है वो आप एक साथ कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प कर देगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। बाकी टीचर की इतनी सारी पोस्टें निकली हुई हैं, परंतु अब टीचर के एग्जाम में पढ़ने के लिए कम समय है और जीके पूछी भी कम जाएगी यहाँ पर, तो परंतु पूछी कम जाएगी, मेरिट ये बनाएगी यहाँ पर। इसके क्वेश्चन ठीक होना ज़रूरी है अगर आपको मेरिट बनानी है या फिर अच्छे नंबर लेने हैं। तो अगर आप टीचर के साथ साथ पटवारी की तैयारी, पंचायत सेक्रेटरी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि टीचर का एग्जाम तो 1-2 महीने में हो जाएगा, उसके बाद भी तो पढ़ना ही है, पढ़ाई तो नहीं छोड़ देंगे। तो अगर आपका एक ऐसा प्लान है कि टीचर का पेपर देंगे, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के लिए कंटिन्यू करेंगे, तो ये स्लॉट 4 आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक अलग से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लीव ओपेक एंड ओपेक प्लस फ्रॉम मई 1, 2026। तो हाल ही में ये किसने अनाउंस किया है कि ओपेक और ओपेक प्लस को जो है वो 2026 पहली मई तक जो है वो छोड़ देगा। तो ये अनाउंस किया गया है अभी यूएई के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो है ये डिसाइड किया है कि वो जो है वो इस ओपेक और ओपेक प्लस दोनों को ही छोड़ देगा। ओपेक में अगर हम बात करते हैं ना कि ओपेक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो कंट्रीज पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उसमें जो है वो कुछ एक मेंबर जो है वो जुड़ गए। अब कुछ एक मेंबर जो है वो जुड़ गए और वही जो है वो काम करने लगे। अब अप्रैल में हम बात करते हैं तो इसमें जो मेंबर आते हैं, एक अल्जीरिया, कॉन्गो, इक्वाडोरियल गिनी आता है, गैबन आता है, ईरान आता है, इराक आता है, कुवैत आता है, लीबिया आता है, नाइजीरिया आता है, सऊदी अरबिया आता है, वेनेजुएला जो है वो आता है। और यूएई ने तो डिसाइड कर लिया है कि हम इसको छोड़ देंगे। सऊदी अरबिया जो आता है वो डी फैक्टो लीडर इसका जो है वो अभी है, ये भी ध्यान रखें। अगर हम ओपेक की बात करते हैं कि ओपेक की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो वो भी पता होना चाहिए कि ओपेक की स्थापना जो है वो कब हुई थी। 1960 में इस ओपेक की स्थापना जो था वो की गई थी। 1960 में बगदाद इराक में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब ओपेक के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, देखो स्थापना तो हुई बगदाद इराक में, परंतु इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो वियना में आता है। ये आपने ध्यान रखना है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है आपने। ओपेक का कहाँ पर है, स्थापना कब हुई, किसने डिसाइड किया है कि इसको अभी छोड़ देंगे। साथ में ही यहाँ पर ओपेक प्लस भी दिया गया है। ओपेक प्लस कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं, ये भी पता होना चाहिए कि ओपेक प्लस जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। तो ओपेक प्लस में लगभग 22 जो है वो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस जो हैं वो आते हैं। पहले तो 12 जो ओपेक के मेंबर होते थे वो आते थे और 10 और नॉन ओपेक मेंबर हैं जो इसमें आते हैं। 2016 के करीब जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसमें जो नॉन ओपेक मेंबर हैं जो ओपेक प्लस में जुड़े हैं आकर, उसमें रशिया, साउथ सूडान, ओमान, मैक्सिको, मलेशिया, कजाकिस्तान, ब्रुनई,
अज़रबैजान, बहरीन, ये जो है वो 10 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। तो इस तरह से ये कंट्रीज जो हैं वो इसमें आती हैं, नॉन ओपेक कंट्रीज, और ओपेक प्लस इसको जो है वो बोल दिया गया। तो ओपेक प्लस के बारे में ये जानकारी पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या जो है वो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज ऑफ अप्रैल 2026 इंडिया साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और हाई कोर्ट जैसे एग्जाम के लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो पहले तो पता होना चाहिए कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो क्या है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ट्रीटी है, जैसी संधियां पहले होती थी वैसी ही ये एक संधि है जो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो जाती है। इसमें जो ट्रेड को लेकर बैरियर होते हैं, कुछ टैरिफ लगा दिए जाते हैं, ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, ठीक है। उन टैरिफ और ड्यूटीज़ को जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाता है। वो बैरियर जो बीच में आते हैं, जो ट्रेड होने से रोकते हैं, उन बैरियर्स को जो है वो हटा दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जब एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगेंगी, तो चीज़ें सस्ती ही होती हैं। तो बोलते हैं कि यहाँ से क्या है, अब चीज़ें सस्ती जो है वो होती हैं। तो इंडिया ऐसे ही FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करता रहता है, ताकि वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ पर आकर जो है वो इजीली बिक सकें और यहाँ के प्रोडक्ट वहाँ पर जाकर इजीली बिक सकें। तो अभी न्यूजीलैंड के साथ ये अप्रैल 2026 में FTA जो है वो साइन किया गया है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड, इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है ये पता होना चाहिए। तो वेलिंगटन में जो है वो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वो स्थित है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चाहे कहाँ पर इसकी कैपिटल है, वेलिंगटन में जो है वो इसकी कैपिटल स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूजीलैंड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो न्यूजीलैंड के जो है वो कौन है, तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो हैं। तो क्रिस्टोफर लक्सन का नाम भी आपने जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब किसी कंट्री के साथ FTA साइन किया गया तो प्रधानमंत्रियों के नाम पता होने चाहिए, उस कंट्री की कैपिटल पता होनी चाहिए। यही बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ से बनते हैं। FTA के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है और HAS में भी कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। शायद उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA साइन हुआ था इंडिया का, तब जो है वो क्वेश्चन शायद पूछा गया था HAS में, ऐसा जैसा ध्यान है कुछ। और FTA जब भी हुआ है ना, उसके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बने ही बने हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है कि ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन अ मैराथन इन अंडर 200 आवर्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में 2 घंटों से कम समय में मैराथन दौड़ने वाला पहला व्यक्ति जो है वो कौन जो है वो बना है। तो मैराथन 2 घंटों के अंदर दौड़ी गई है और ये जो है वो किसके द्वारा दौड़ी गई है, ये सेबेस्टियन सुई के द्वारा दौड़ी गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, सेबेस्टियन सुई आपका नाम, इनका नाम जो है वो ध्यान होना चाहिए। थोड़ा डिटेल से मैं बताता हूँ, केन्या के हैं ये सेबेस्टियन सुई। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो सेबेस्टियन है ये कौन सी कंट्री के जो है वो हैं। अब सेबेस्टियन जो है वो कौन से जो है वो कंट्री के हैं, तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो केन्या कंट्री के जो है वो हैं। 2026 में लंदन में मैराथन हुआ। बोलते हैं अप्रैल 26 2026 को ये हुआ। इन्होंने हिस्ट्री बना दी, ये पहले पर्सन ऐसे बन गए जिन्होंने जो है वो विद इन 2 आवर्स, यानी कि अंडर 2 आवर्स, आप समझिए अंडर 2 आवर्स में जो है वो इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड बनाया। 1 आवर 59 मिनट 30 सेकंड में इन्होंने जो है ये मैराथन जो है वो दौड़ी। बोलते हैं इन्होंने पहला, इससे पिछला रिकॉर्ड जो है वो 65 सेकंडों से जो है वो तोड़ दिया है। मतलब इनसे पहले जो रिकॉर्ड था वो 65 सेकंड ज़्यादा का रिकॉर्ड था, अब इन्होंने 1 आवर 59 सेकंड 30 मिनट का रिकॉर्ड बनाया है। मैराथन के बारे में बेसिक चीज़ आपको बता दूं, मैराथन एक लंबी दूरी की जो है वो दौड़ होती है और इसकी जो मानक दूरी होती है वो लगभग 42.195 किलोमीटर जो है वो होती है। अगर माइल्स में बात करें तो 26.2 माइल्स जो है वो ये होती है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए मैराथन की जो है वो कितनी दूरी जो है वो होती है। 42.195 किलोमीटर जो है वो इसकी दूरी जो है वो होती है। लंबी दौड़ ये जो है वो होती है, मतलब लगभग 42 किलोमीटर आप मान के चलिए। मान के क्या, पूरा ही ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसा डेटा पूछा जाएगा तो वो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा। तो 42.195 किलोमीटर जो है वो 1 आवर 59 मिनट 30 सेकंड में जो है वो इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर फॉर सेंसस 2027 इज,
बोलते हैं तो इंडिया में जो है वो 2027 में जनगणना होने जा रही है। अभी मतलब एक तरह से स्टार्ट हो ही रही है ये। तो बोलते हैं कि भारत में जो जनगणना 2027 है उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया गया है। अब बोलते हैं कि ये जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो जनगणना के लिए चलाया गया है, ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है ये 1855। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। 1855 जो है ये टोल फ्री नंबर जो है वो है। अब देखिए टोल फ्री नंबर के बारे में अगर पूछा जाता है, एज सच ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं, परंतु ज़रूरी नहीं कि हर बार जो हमें इंपॉर्टेंट लगे वही एग्जाम में पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ ले जाते हैं, और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब एग्जाम के बाद अक्सर बात की जाती है कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। तो हम हर एक एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लोर हर एक एंगल से इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम करेक्ट कर सकें। हमें चाहिए एक अच्छी रैंक, हमें चाहिए एक अच्छा स्कोर जो हमें जो है वो नौकरी दिला सके, और उसी के लिए हम मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको हर बार कहा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत में कंट्रीब्यूशन हम भी करेंगे और आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करेंगे। बात सारी की सारी ट्रस्ट की है कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं और आप जो है वो कितने टाइम तक जो है वो तैयारी करते हैं। अब अपने लेवल पर आप तैयारी कीजिए, हम अपने लेवल पर आपसे तैयारी करवाएंगे और आपकी तैयारी जो है वो पूरी वहीं से जो है वो हो जाएगी। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होना भी ज़रूरी है। तो जब भी तैयारी स्टार्ट करें, जब भी पढ़ने बैठें, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हमेशा बैठें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये कब मनाया जाता है। अब ये जो है वो अभी अप्रैल महीने में जो है वो मनाया गया। अप्रैल महीने में ये मनाया गया। कब ये मनाया गया? 28 अप्रैल को जो है ये मनाया गया। अप्रैल महीने में मोस्ट रिसेंटली अभी कुछ डे मनाए गए हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखना ज़रूर यहाँ से कि वर्ल्ड हेल्थ डे अलग से मनाया जाता है, उसकी बात ये नहीं की जा रही। वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाया जाता है वो पिछली बार भी पढ़ा था कि 7 अप्रैल को जो है वो हर साल मनाया जाता है। 7 अप्रैल को जो है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है वो स्थापना की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। और 28 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये डे जो है वो मनाया जाता है। अभी जो है वो नेशनल पंचायती राज डे जो है वो मनाया गया। नेशनल पंचायती राज डे जो है वो 24 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास, तो एम्पावर्ड पंचायत होलिस्टिक डेवलपमेंट इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। अब नेशनल पंचायती राज डे जो है वो मनाया जाता है कब? ये जो है वो 24 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। अब क्यों ये 24 अप्रैल को ही जो है वो मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 अप्रैल को जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपने ध्यान रखना है, ये जो है वो प्रभाव में आई थी। अब आपने ध्यान रखना है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1933 की, ये जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। एक बिल लाया गया लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को पंचायती राज को लेकर, और 22 दिसंबर को जो है लाया गया लोकसभा में, और राज्यसभा में 23 दिसंबर को इंट्रोड्यूस हुआ, और उसके बाद 17 अदर स्टेट्स और असेंबली में ये गया, और 23 अप्रैल को जो है प्रेसिडेंट की इसको मंजूरी मिलती है 1993 में, और ये एक्ट बन जाता है 24 अप्रैल 1993 को। और बोलते हैं कि ये आपने ध्यान रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे पहली बार कब मनाया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि 1993 से ही मनाया जा रहा है, नहीं। 2010 में उस टाइम जो है मनमोहन सिंह हुआ करते थे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा 24 अप्रैल 2010 को ये पहली बार जो था वो मनाया गया था। और ये हो गया इसके बारे में, पंचायती राज डे के बारे में। अब 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे। ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मलेरिया डे 2026 में 25 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम जो रखी गई थी वो रखी गई थी, बोलते हैं एंड मलेरिया नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। तो वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम भी ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया जो फैलाया जाता है ना, तो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। जो मादा एनोफिल्स मच्छर होता है वही इसको फैला सकता है।
अंडे देने के लिए उसे जो है वो खून की ज़रूरत जो है वो होती है, और इसी तरह वह मनुष्यों में जो है वो फैलता है। और बात करें कि आपको क्या क्या इसके बारे में पता होना चाहिए, तो आमतौर पर ये मच्छर जो होते हैं, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं, ये शाम या रात के समय ही जो है वो काटते हैं जब आप सो रहे होते हैं। और बोलते हैं ये जो मच्छर होते हैं ये घर के पास तालाबों में या फिर धान के खेतों में पानी इकट्ठा जहाँ पर हो जाता है वहीं पर ये पैदा जो है वो हो जाते हैं। जब ये दीवार पर आराम करते हैं तो उनका पेट हैंड स्टैंड की तरह ऊपर की ओर जो है वो निकला होता है, ये इनकी पहचान जो है वो होती है। मतलब यहाँ पर मैं मच्छर बनाता हूँ, अगर ये यहाँ पर मैंने मच्छर बनाने की कोशिश की है और ये मच्छर को पंख भी लगा दिए, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर जो है वो इनका पेट ऐसे जो है वो उठा होता है। ये तो इसके पंख हैं, पर ऊपर की ओर इनका पेट जो है वो उठा होता है हैंड स्टैंड की तरह। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये मच्छरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मलेरिया डे मनाया गया, और 25 अप्रैल को जो है वो पेंगुइन डे भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन दिवस मनाया गया 27 अप्रैल को, यानी कि इंटरनेशनल डिज़ाइन डे मनाया गया। बोलते हैं 1963 को 27 अप्रैल के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन परिषद की स्थापना जो था वो की गई थी। इस बार जो इसका विषय रखा गया था, थीम जो रखी गई थी वो थी द स्पेसीज इन बिटवीन। तो ये स्पेसीज इन बिटवीन इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अभी आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि विश्व कला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड आर्ट डे कौन से दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज क्राउंड मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 एट द 61st फेमिना मिस इंडिया। तो बोलते हैं 61 नंबर के 61वें नंबर के फेमिना मिस इंडिया में मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का ताज जो है वो किसे दिया गया है, किसने ये मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जो है वो जीता है। आप ये कमेंट कर कर जो है वो जल्दी से बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और बड़े डिटेल से मैंने इसके बारे में आपको बताया था। अभी आप कमेंट कर कर बताइए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।